तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो ये क्लास है ना, ये क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी में लगभग 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया कि टॉपर स्टूडेंट की तरह इस बार भी हम क्लास 12 हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे हिंदी का जो खंड का होता है ना, जो 50 नंबर का पूछा जाता है, पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब यूं समझिए पूरा हिंदी एक ही वीडियो में। भैया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही जब आप महामैराथन क्लासेस से पढ़ाई करोगे ना, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 प्लस अचीव कर पाओगे। देखो इस वीडियो में हम जो पूरा खंड का होता है ना, पूरे खंड का को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर क्वेश्चन कैसा आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसा आएगा, गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करें, लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। भैया क्या क्या पढ़ेंगे वो भी जान लो। देखो पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल 7 टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में। कितने टॉपिक? टोटल 7 टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जो आपके स्क्रीन के सामने है ना, यही 7 टॉपिक इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। यह क्लास कोई छोटा मोटा क्लास नहीं है, महामैराथन क्लास है। फिर हम पढ़ेंगे गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक। भैया गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे, 10 नंबर का ये भी आता है। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कहानी 5 नंबर, और फाइनल हम खंड काव्य पढ़ेंगे 5 नंबर। टोटल जोड़ा जाए ना तो 50 नंबर आपका इस वीडियो में कंप्लीट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है सिर्फ 1000 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाना। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये मैराथन क्लास है भैया, पानी वानी लेकर बैठना और कंसिस्टेंसी के साथ ये पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि 50 नंबर आपके दांव पर लगे हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो 10 नंबर के ये पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य के इतिहास से रहेंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी काव्य के इतिहास से रहेंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे आगे गद्यांश पद्यांश साहित्यिक परिचय सब पढ़ेंगे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कविवचन सुधा के संपादक थे। कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? भाई 2014, 18, 19, 20 में ये आ चुका है, तो 27 में भी आ सकता है। तो बस ध्यान से पढ़ो। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भैया कविवचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब भाई ऑब्जेक्टिव में ये थोड़ी ना फिक्स होता है कि हां मैं यही बता दूं यही आ जाएगा। देखो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, उसमें फिर जो ज्यादातर रिपीट होते हैं वो मैं बता रहा हूं। बाकी इसी वीडियो में ना 20 नंबर के टॉपिक ऐसे हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। बस ध्यान से क्लास को देखते चलो। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे पार्टी। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है भारत दुर्दशा? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, श्याम सुंदर दास की। अरे भाई भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। थर्ड ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दो। ध्यान से समझो भाई, ऑब्जेक्टिव में कुछ रटना नहीं होता है, बस आप समझते चलो जो हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है चलो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? भाई 17, 19, 20, 22 में आ चुका है, 27 में इंतजार है। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? भैया सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं भाई, बताएंगे आप लोग। पृथ्वी पुत्र जो है,
पृथ्वी पुत्र जो है ये किसकी रचना है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे पृथ्वी पुत्र जो है ये किसकी रचना है। एक क्वेश्चन और आप लोग आंसर देना कि हमारे हिंदी के गद्य के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग बताना। मैं भी तो जानूं कि कितने बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है खूब अच्छे से, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर बताना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से समझो भाई। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है भाई? जीवन और दर्शन इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है राय कृष्णदास, थर्ड है डॉक्टर संपूर्णानंद, फोर्थ है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो भाई जीवन और दर्शन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आप ऑप्शंस को देखते चलो, कुछ है नहीं भाई, समझ लो बिल्कुल हलवा है, एक एक क्वेश्चन को समझो। टॉपर आप तभी बनोगे ना जब आपका माइंडसेट टॉपर की तरह होगा। एक टॉपर और आप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भैया, 2 हाथ उसके पास है, 2 आंखें आपके पास है, 2 आंखें उसके पास है, बस माइंडसेट का खेल है कि वो उसने ठान लिया कि मुझे टॉपर बनना है, और वो चीज आपके अंदर भी होना चाहिए। चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे बाड़ी। मैला आंचल जो है ये किसका उपन्यास है? मैला आंचल ये किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? भाई फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपली मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, 6 नंबर। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? देवसेन, विमल देव, पुष्पदंत या स्वयंभू? भाई हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू। चौथा ऑप्शन फटाफट टिक कर दो। देखो थोड़ा 5G के स्पीड से चलना होगा क्योंकि पूरे के पूरे 50 नंबर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कितने? 50 मार्क्स। चलो भाई 7 नंबर पे आ जाओ बच्चों। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी या फिर सिद्धराज? भैया भारत भारती जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? मतलब सर्गों की संख्या कितनी है? 9, 12, 15 या 17? भाई कामायनी महाकाव्य में टोटल जो सर्ग है ना 15 है भाई। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है 15 है। कामायनी के रचयिता कौन है पता है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, यामा के रचयिता कौन है? यामा। साकेत के कवि कौन है? ये सब आपको बताना है भाई। यामा और साकेत इसके कवि कौन है? साथ साथ आपका टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, हमारे पे। चलो भाई 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? भाई लोकायतन पर, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनकी लोकायतन रचना पर मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। छायावादी युग की कृति है, छायावादी युग की रचना, इनमें से कौन सी रचना है जो छायावादी युग की है? फर्स्ट है साकेत, सेकंड है कामायनी, थर्ड है प्रिय प्रवास, फोर्थ है रामचंद्रिका। तो भाई कामायनी जो है ना ये छायावादी युग की कवि है, मतलब रचना है, क्योंकि इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब चूंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, तो जो कामायनी रचना होगी ये छायावादी युग की रचना होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैंने बता दिया भाई। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको आगे आगे और भी बहुत सारे पढ़ाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। अब हम चलेंगे गद्यांश को समझेंगे। हमारी लिस्ट में भाई जिसका नंबर आएगा ना उसको हम पढ़ेंगे। देखिए हमारी लिस्ट में जो अगला नंबर है वो महत्वपूर्ण गद्यांश का है, जो कि पूरे 10 नंबर का आता है। तो अब हम चलेंगे भाई और गद्यांश को सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट गद्यांश को देख लेते हैं भाई। 10 नंबर तो हमने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया, लेकिन गद्यांश क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं विथ ट्रिक, वो भी जान लो भैया। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश जो है ये पूरे के पूरे 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर देखा जाए भाई तो बहुत ज्यादा ये इजी होता है और फ्री का नंबर होता है। क्यों? देखो, ये आपके हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर का एक गद्यांश यहां तक दे दिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, उसके नीचे इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ऐसे आंसर लिख देना है भाई, ऐसे कुछ, और आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले करते क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जब आप पेपर देने जाते हो, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए क्यों दिया जाता है, इसको पढ़ो पहले ध्यान से, फिर ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढो और उसके बाद में हम आंसर लिखेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। संस्कृत नहीं, संस्कृति हमारा कल्चर, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर आपका फिक्स है। ऐसे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। अब देखो भैया, ये किस पाठ का है, पहचान सकते हो? देखो, इस गद्यांश में राष्ट्र अगर आप लोग देखोगे तो कई बार इसमें आया है राष्ट्र, यहां पे भी राष्ट्र, मतलब कई बार राष्ट्र वर्ड आया है। यानी कि जो ये गद्यांश है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम ऑलरेडी याद होना चाहिए भैया, तभी तो आपके लिए हलवा होगा बिल्कुल। तो ये आप लोग याद रखना कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं, और निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये आपको आना चाहिए भाई, ताकि आपके गद्यांश में अगर कोई वर्ड आपको मिल जाए, आप पहचान जाएं, तब लेखक का नाम ही नहीं पता होगा क्या करोगे फिर, ठीक है। तो आपको दोनों याद होना चाहिए। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई, इस गद्यांश में जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक, इसकी व्याख्या करनी है, वो भी अपनी भाषा में। बहुत आसान है भाई, इसी को थोड़ा सा एक्सचेंज करके हम लिख देंगे, नंबर फिक्स है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर तो दिया गया है, देखो कहीं लिखा है, ये देखो, इसका आंसर खुद ही देख लो भाई। ये देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा सीधा आंसर दिया है। अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो बच्चों ना, तो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है मेन उसको गद्यांश में ढूंढ लो, जहां मिल जाए और लाइन उठाकर लिख दो, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? अब आपको अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा तो राष्ट्र का लोप इसमें ढूंढो, देखो कहां है भैया, ये देखो, यहां से उठाकर लिख दो, देखो ध्यान से। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। भाई यही उठाकर लिख दो, सीधा सीधा गद्यांश में आंसर दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया ना, बाकी भाई बिल्कुल हलवा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? इसका आंसर देखो, ये लिखा है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। सीधा सीधा दिया गया आंसर,
कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब इसका जब आंसर लिखना भैया ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या प्यार से डाल देना कॉपी में। राष्ट्र का तीसरा डॉट 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 करके संस्कृति है, ऐसे देखो लिख देना, राष्ट्र का डॉट 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 करके संस्कृति है। पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको कॉपी में क्वेश्चन थोड़ी ना उतारना है भाई, आपको आंसर ही लिखना है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो दो तरीका है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या आप संदर्भ के रूप में भी भाई लिख सकते हो, ऐसे हेडिंग डालो संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। भाई 2 नंबर कंप्लीट। ये हुआ लेखक का नाम, ये हुआ पाठ का नाम, और 2 नंबर भाई आपके नाम। दोनों तरीका सही है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बट ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चे, बाड़ी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसकी व्याख्या करनी है भाई, ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारा सा, और लिख देंगे। उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। देखो, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। भाई जब हमारे पास दिमाग ही नहीं होगा हम क्या करेंगे? देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दिमाग थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा पागल टाइप के होते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो भाई दिमाग ही सब कुछ है मेरे भाई। आगे देखो, जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग हैं, हमारा कुछ ना कुछ कल्चर है भाई, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, उसको हम मनाते हैं। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। बस हो गया भैया, हो गया आपका 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये आंसर देख लो भाई, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। वही चीज जो हमने अभी आपको आंसर ढूंढ कर बताया था वही लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, नेक्स्ट, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो इसको भी जान लो। देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो इसका भी आंसर मैंने बताया था, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है भाई। 2 नंबर ऐसे लिखकर आओगे, 5 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ऐसे करके आओगे बच्चों ना, एग्जामिनर आपको ऐसे देगा 10/10, क्योंकि तरीका अगर आपका अच्छा है, मेथड अच्छा है, तो नंबर क्यों कटेगा भाई? कोई नहीं काट सकता। चलो तो गद्यांश भी समझ में आ गया, 20 नंबर कंप्लीट हो गया भाई, पूरे 50 कंप्लीट करने। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो अगला, गद्यांश के बाद पद्यांश पे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश भाई 10 नंबर का ये भी आता है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से भाई, ये भी बिल्कुल सिंपल है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको हिंदी के पद के किसी भी चैप्टर का एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे गद्यांश में गद्यांश था, पद्यांश में पद्य से रहेगा। ठीक है, और इसका आंसर ऐसे कुछ हमें लिखना है। तो चलो भाई पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से, पढ़ लीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। बस हो गया भाई। ये किस चैप्टर का है? मतलब ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो कैकेयी जी ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो पश्चाताप कर रही हैं, तो ये उसी चैप्टर का है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब श्री राम जी के कुटिया के सामने जो है अयोध्यावासी भरत और ये
कैकेयी जी ये सब गई हुई हैं श्री राम जी से, कैकेयी जी माफी मांगना चाहती हैं। तो वो वहीं पे कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। और फिर क्या होता है, वहां पे जो सभा बैठी है वो क्या कहती है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, वो कहती है वो माता तो 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सभाई, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को, भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वो माता 100 बार धन्य है। क्योंकि कैकेयी जी भले ही भरत उनके बेटे थे, भरत को पूरा राज्य दिलाना चाहती थी, लेकिन भरत ऐसे नहीं थे, वो चाहते हैं कि श्री राम उनके साथ चले। फिर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, फिर वहां की जो सभा है ना वो पागल सी होकर प्रभु के साथ, प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो हूं माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है। बस हो गया। अब क्वेश्चन देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। देखो भाई मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पद्यांश होता है ना वो गद्यांश की तरह नहीं होता कि डायरेक्ट आपको आंसर लिखा मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा मीनिंग आपको आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको व्याख्या कर देनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं दोनों लाइन का। फिर है अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। भाई कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो मां, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य जिसने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है। बस हो गया भाई। चलो इसका भी आंसर लिखना तो ऐसे करना, निज जन्म डॉट 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 करके की माई, ऐसे लिख देना, निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, बट हम एज अ संदर्भ भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे संदर्भ में, वही सेम प्रोसेस। देखो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। भाई 2 नंबर कंप्लीट। ये हुआ कवि का नाम, ये हुआ शीर्षक का नाम, और 2 नंबर भाई आपके नाम। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना, जब आप कॉपी लिखना तो वो ब्लैक से लिख देना, बाकी ब्लू से कर देना, ठीक है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई इसकी व्याख्या कर दो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसकी व्याख्या कर दो तो ऐसे लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, खूब सुंदर सा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें। देखो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बस बेटा 2 नंबर आपका कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर कंप्लीट है आपका, ठीक है। अगला, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं। तो ये भी देख लो भाई, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। भाई अगर आपको हिंदी मीनिंग आ रहा है ना तो समझ लो कि ये जो पद्यांश होता है बिल्कुल हलवा है। हिंदी मीनिंग आपको पद्यांश का आना चाहिए। अगला, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो इसको भी देख लो भाई, यहां पे ये प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भारत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है और सैकड़ों बार धन्य है। बस हो गया, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। तो भाई ऐसे पद्यांश करके आओगे तो 10 में 10 इसके भी आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है एक एक क्वेश्चन। भाई बहुत आसान है, सिर्फ
तैयारी अच्छे से करो। देखो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हो ना तो पूरा कंसंट्रेशन उसी पर होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, बुक लिए रहते हैं, अंदर बढ़िया फोन चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई किसको धोखा दे रहे हो? अपने पेरेंट्स को नहीं, खुद को तुम धोखा दे रहे हो। खुद को क्यों? अरे रील चलाओगे लाइफ आपकी खराब होगी। मम्मी पापा खुद के लिए थोड़ी ना चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा सक्सेस हो, कुछ बड़ा करे, वो आप ही का भला चाहते हैं। तो मेहनत करो, ठीक है। चलो भैया आप साहित्यिक पर्चे पे चलेंगे। साहित्यिक पर्चे लेखक और कवियों दोनों का आता है। लेखकों में 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, और आप प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लो या हरिशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, किसी एक का। तो आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ेंगे। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो साहित्यिक परिचय यहां पे मेन रहता है। तो देखो सबसे पहले एक छोटा सा, पहले हम जीवन परिचय समझ लेते हैं ध्यान से। एक छोटा सा जीवन परिचय आप लिख दीजिएगा या फिर आप एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिख देना जीवन परिचय में कि जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस हो गया। साहित्यिक परिचय मेन है, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, कौन से पुरस्कार मिले, वो सब इसमें लिख दो। देखो साहित्यिक परिचय, बढ़िया हेडिंग डालना, ये मेन हेडिंग है। 3 नंबर आपको यही दिलाएगा, 2 नंबर रचनाओं का। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। भाई इतनी सारी क्वालिटीज थी। हम एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, और इनको देख लो भाई, महान है, समझ लो। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा फारसी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जो इनको सम्मान मिले हैं, जो इनको पुरस्कार मिले, वो भी इसी में लिखना है। देखो डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, 3 नंबर आपका फिक्स है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग फटाफट कांटेक्ट कर लेना भाई। ये लो ना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9918332305 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। फटाफट आप लोग कांटेक्ट कर लेना, जल्दी से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कांटेक्ट करना अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। चलो भाई अब रचनाएं देख लो, क्योंकि साहित्यिक परिचय के साथ रचनाएं भी लिखनी होती हैं। तो रचनाएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, हेडिंग डाल डाल के लिखिए। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है निबंध लिख दो, इतिहास लिख दो, उपन्यास लिख दो, बस बहुत है। बहुत ज्यादा मत लिखना, लिख देते हो तो अच्छी ही बात है। तो 2 नंबर इसका भी, यानी कि 5 में 5 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे लिख कर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी आगे आगे हम आपको और भी लेखकों का बताते रहेंगे। अब चलते हैं कवियों के साहित्यिक परिचय पे, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कवियों में हमने लिया है रामधारी सिंह दिनकर जी को। देखो कवियों में आप मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इन सबको याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी में से एक का याद कर लेना। तो देखो रामधारी सिंह दिनकर, पहले जीवन परिचय सेम प्रोसेस। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, चेन्नई में हुआ। बस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझो।
दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। बस हो गया, 3 नंबर आपका फिक्स है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में तो अलग दिया है। भाई देखो, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है या अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको किसी भी बुक का याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रचनाओं पे आ जाओ। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, शिपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम आदि। बाल साहित्य में धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। बस हो गया, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। 2 नंबर इसका भी फिक्स, मतलब 5 में 5 आप लेकर आओगे अगर ऐसे लिख कर आओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका फाइनली, ठीक है। अब चलते हैं भैया कहानी पे। कहानी जो है भैया ये भी 100% फिक्स होती है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 2-3 कहानी पढ़ लो, काम खत्म है। आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे भाई। 5 नंबर आपका फिक्स है। अगर आप पंचलाइट और बहादुर कहानी ही पढ़ लेते हो ना, 5 नंबर आपका फिक्स है। तो देखो मैं ऐसे समझा देता हूं जैसा इसमें दिया गया है, बाकी आगे आगे मैं आपको डीपली बताता रहूंगा। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब इस कहानी को अमरकांत जी ने लिखी है। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वो कैसे, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी, वो कैसे दुर्व्यवहार करते हैं वो बताया गया है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई शान एवं सुविधा को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक ने खुद को निर्मला का पति माना है और निर्मला देखती है कि हमारे रिश्तेदारों के घर नौकर हैं जो काम करते हैं, हमारे यहां भी हो तो ठीक रहेगा, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जिसकी मां जो है उसको थोड़ा मारती पीटती है। देखो मां बिना गलती के तो मारेगी नहीं, ठीक है, लेकिन लड़का जो है घर छोड़कर फुलो फुलो में घर छोड़कर शहर चला आता है, ठीक है। अब होगा क्या, अभी उसको नौकरी पर रख लिया जाएगा। उसको क्या पता भाई, अपने तो अपने होते हैं, मम्मी भले ही मारती थी लेकिन वो समय से खाना देना सब कुछ देखती थी, ठीक है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। अब बहादुर जो है निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब बहादुर के प्रति वो पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब वो घर का सारा काम भी करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज की जाती है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। सोचो, जो मम्मी मारती थी वो अच्छा नहीं लगता था, अब यहां पे क्यों अच्छा लग रहा है। आगे देखो, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। और इतना ही नहीं, झूठी चोरी का उस पर इल्जाम लगाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है और उसको फिर से पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। भाई बहादुर अब घर छोड़कर चला जाएगा, जब इतना टॉर्चर करोगे तो कोई भी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अब जो है परिवार वाले उसको ढूंढते हैं। आगे देखो, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, जब बहादुर चला गया वो भाई नहीं आने वाला। जब इतना टॉर्चर किया आपने, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस खत्म, ये बहादुर कहानी का सारांश था। स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका ले लो, बस बहादुर कहानी भी खत्म। यानी कि 45 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर का खंड काव्य आता है भाई, वो जिला वाइज होता है पूरे यूपी में। किसी किसी जिले में मुक्ति यज्ञ, किसी में रश्मि रथी, किसी में त्यागपथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में ऐसे अलग अलग जिलों में वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग खुद तैयार कर लेना और हमारा खंड का जो है यहीं पर फिनिश होता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमने पढ़ा, टोटल कितने नंबर कंप्लीट किए वो भी जान लो। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिया 10 नंबर, गद्यांश पद्यांश 20-30, लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय 40, कहानी 5 45, और खंड काव्य जो है ये जिला वाइज होता है। किसी किसी जिले में मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग है, कुछ जिलों में अलग है, कुछ जिलों में अलग है, मतलब ये जिला वाइज होता है। कहीं रश्मि रथी, कहीं त्यागपथी, कहीं श्रवण कुमार, कहीं मुक्त यज्ञ, कहीं आलोक वृत्त। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से जो आपके जिले में होगा उसको पढ़ लेना। बाकी वीडियो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं खंड खा भी आपके लिए क्लास ले आऊंगा। तो फाइनली हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।